नाज़नीन के कमरे का दरवाज़ा वैसे ही बंद था। सुबह की फैली नमी में हर जानिब खामोशी घुली हुई थी। वजदान और सोफिया फिक्रमंद निगाहों से उसके कमरे के बंद दरवाजे को तक रहे थे। नाज़नीन ने कल से कुछ नहीं खाया था, यूं ही कमरे का दरवाज़ा बंद किए हुए थी। पुप्पो बहुत नाराज होंगी हमसे दादी। वजदान ने आहिस्ता से साथ खड़ी सोफिया की जानिब देखकर कहा तो वो ठंडी आह भरकर रह गई। ऐसा जुल्म कर बैठी थी वो अपनी ही औलाद के साथ। कितना मना किया था नाज़नीन ने उन्हें शाइस्ता के करीब रहने से, लेकिन वो थी कि उसकी किसी भी बात को सुनने पर राजी ना हुई। उन्हें लम्हा ब लम्हा दिल में पिघलती तकलीफ खाने लगी थी। अब मैं क्या करूंगी, कैसे सामना करूंगी अपनी बेटी का वजदान, वो थका थका सा कहकर एक बार फिर से रोने लगी थी। वजदान को उन्हें ऐसे देखकर दुख हुआ। शुगर की मरीजा और डायलिसिस पर आने के बाद सोफिया का रंग हद दर्जा जर्द रहने लगा था और गुजरते हर दिन के साथ उनकी सेहत गिरती जा रही थी। दादी, मैं बात करूंगा फुप्पो से, आपकी गलती नहीं थी, हम सब फुप्पो की भलाई चाहते थे बस। लेकिन मैंने उसे भुलाई देने के बजाय गहरी तकलीफ से दो चार कर दिया वजदान, हमेशा की तरह। वो दुपट्टा आंखों पर रखे रो रही थी तो वजी को उन्हें आगे बढ़कर गले लगाते ही मिली। फिर वो उनका कंधा सहलाता अपने साथ लिए तख्त की जानिब बढ़ाया था। उसी लम्हे नाज़नीन के कमरे का दरवाजा खुला था और वो हमेशा की तरह कंपोज और संभली हुई बाहर निकल आई थी। उसका चेहरा मामूल से ज्यादा संजीदा था और आंखें स्पॉट। वजदान और सोफिया दोनों उसे बेइख्तियार सर उठाकर देखने लगे। नाज़नीन, सोफिया ने कुछ कहना चाहा लेकिन वो उनके पास चली आई। वो दोनों बेयकीनी से उसे सर उठाकर तक रहे थे। मेरा नाश्ता कहाँ है अम्मी, मुझे यूनिवर्सिटी के लिए देर हो रही है। बेहद नॉर्मल अल्फाज, बेहद नॉर्मल आवाज, बेहद नॉर्मल सा रद्द अमल, लेकिन वजदान को वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही थी। हाँ, मैं बनाया है नाश्ता तुम्हारे लिए, बैठो मैं लाती हूँ। और वो सर हिलाकर तख्त पर बैठ गई। वजदान की जानिब दूसरी निगाह तक नहीं डाली। वो गुम की कैफियत में घिरा अपने हाथों को तक रहा था, साथ साथ होंठ भी बेदर्दी से कुचलता जा रहा था। ओ, आई एम सॉरी, उसने बेहद हल्की सी आवाज में खुद को कहते सुना। साथ बैठी पुप्पो ने अगले ही पल चेहरा उसकी जानिब फेरा था, फिर सर इस बात में हिलाया, हल्का सा मुस्कुराई। वो इस बच्चे को 1000 दफा भी माफ कर सकती थी, इट्स ओके। लेकिन वो अगले ही पल आगे बढ़कर उसके गले में झूल गया था। साथ साथ वो शायद रो भी रहा था, शायद उससे माफी भी मांग रहा था। उसके गले में आंसुओं का गोला सा जमा हो गया, आंखों में आंसू भर गए। कोई बात नहीं, पुप्पो है ना तुम्हारे पास। उसने होले से हाथ बढ़ाकर उसे खुद से करीब किया और फिर उसके स्याह बाल सहलाने लगी। वो गिर नहीं सकती थी और अगर वो गिर भी जाती तो उसे उठाने वाला कोई भी नहीं था। उसे ही खुद को उठाना था, ना सिर्फ खुद को बल्कि अपने साथ वाबस्ता लोगों को भी। मजबूत होना आसान नहीं होता, रूह तक फना होने लगती है अक्सर। उसने वजदान को खुद से अलग किया, फिर दिल से मुस्कुराई तो उसके बाल पीछे करने लगी। वो सुर्ख चेहरा लिए अब तक हिचकियां ले रहा था। उसने उसके मासूम रुखसार पर फिसलते आंसू अपने अंगूठे से साफ किए। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं पुप्पो, मैंने भी आपको इस रिश्ते के लिए मजबूर किया था। उसकी आंख से एक और आंसू टूटा तो नाज़नीन ने अपनी आस्तीन से उसका चेहरा खुश्क किया, फिर उसकी आंखों में मजबूती से देखा। तुम्हें लगता है तुम मुझे मजबूर कर सकते हो? वजदान कोई जवाब नहीं दे सका। वो जानता था कि पुप्पो अब सारा इल्जाम अपने सर लेने वाली थी। तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकते वजदान अंसारी, ना तुम, ना अम्मी और ना कोई और।
मैं छोटी बच्ची नहीं हूं जिसे चंद बातों से बहला कर मजबूर कर दिया जाए। रिश्ते वालों के लिए हामी भरने का फैसला मेरा अपना था। वो मेरे इशारे के बगैर इस घर में दाखिल नहीं हो सकते थे। इसीलिए अब इस खुद तरसी से निकलो और नाश्ता करके कॉलेज चलो मेरे साथ, समझे? हमेशा की तरह बातों का रुख खुद की जानिब मोड़कर उसने अपने घर वालों को हर किस्म के बोझ से बचा लिया था। वजदान ने गहरा सांस लिया और फिर हाथ की पुश्त से रुखसार रगड़कर मुस्कुराया। स्याह चमकती आंखों को मुस्कुराता देखकर नाज़नीन भी अगले ही पल मुस्कुराई थी। अम्मी, आप नाश्ता ला रही हैं या मैं जाऊं? वो पलटकर हमेशा की तरह सोफिया को आवाज दे रही थी। ये हिम्मत उसी को दिखानी थी, उसे ही अपने घराने को संभालना था। सोफिया ने उन दोनों को किचन के दरवाजे से बातें करता देखा तो आसूदा सा सांस भरकर दुपट्टे से आंखें पोंछती नाश्ता लिए तख्त तक चली आई। हरम सारंग के क्लिनिक चला आया था। फिर काफी देर तक वो उस ताज़ा हुए कत्ल पर बहस करते रहे। उनका पहला शक जीरो था, लेकिन जीरो अपने ही हुकाम को कैसे कत्ल कर सकता था? और अगर ये जीरो नहीं था तो फिर कौन था? उनके पास दूसरा सस्पेक्ट कौन हो सकता था? हमें क्राइम सीन पर जाकर देखना चाहिए। सारंग ने 100 की एक बात की थी। उसने जब्त से उसकी जानिब देखा था। हम वहां दिन की रोशनी में नहीं जा सकते। ये जो इंसान इस सारे तमाशे का हेड है ना, वो बदकिस्मती से रिश्ते में मेरा सुतेला मामू लगता है। एक तो खुदा की कसम कैसे क्रिमिनल खानदान से रिश्ता है मेरा। वो झुंझलाया था। उसने बेजार सा हाथ झुलाकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। उसका जहन इंतशार का शिकार लग रहा था और लम्हा ब लम्हा उसे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। एक काम करो, कुछ सोचकर वो यकदम सीधा हो बैठा था। इलेक्शन की वजह से मजर राहत अपनी कैंपेन जारी रखने के लिए होटल में मुकीम था, लेकिन उसकी लाश उसके घर के कमरे में मिली है। यानी वो एक पूरे लाया अमल के तहत जुर्रत के साथ जताकर कत्ल किया गया है। कातिल हमें बावर करवाना चाहता है कि वो हमसे कई कदम आगे है। तो मुझे होटल की और उस घर के रास्तों की सीसीटीवी फुटेज निकाल कर दो। कुछ कुछ सिरा अब उसके हाथ आने लगा था। और तुम्हें लगता है कि इस शॉट से कातिल ने इतना अहम सबूत छोड़ दिया होगा? क्या वाकई? वो उसकी बात पर हैरान हुआ था। हरम ने गहरा सांस लिया और फिर सोफे पर पीछे हो बैठा। सारंग बदर, मुझे भी अंदाजा है कि वो तमाम तर फुटेजेस डिलीट कर दी गई होंगी। आपने उन फुटेजेस का पावर बैंक रिकवर करना है चंदा। उसके अंदाज पर सारंग ने मशकूक आंखों से उसकी जानिब देखा था, फिर यकदम पीछे हो बैठा। ये कैसा बकवास लफ्ज है चंदा? और सारे काम मैं क्यों करूं? ये क्लिनिक कौन देखेगा फिर? तुम्हारी वजह से जल्द ही मैं अपनी मेहनत से खड़े किए गए इस क्लिनिक से हाथ धो बैठूंगा हरम। एक तो ये और इसका क्लिनिक। हरम जलकर बुड़बड़ाया तो सारंग ने लब भींचकर उसे देखा। क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि तुम और तुम्हारा ये बकवास क्लिनिक। अब जल्दी से काम पर लग जाओ और मुझे शॉवर लेने दो। अपने कपड़े भी दे देना, मेरे घर पर है। वो उसकी बात का तासुर लिए बगैर उठ खड़ा हुआ था और अब वो मजे से ऊपर जाते जीनों की जानिब बढ़ गया था। सारंग का अपार्टमेंट उसके क्लिनिक के ऊपर ही था। ले लो, सब ले लो तुम, मुझे तो दफन कर दो बिल्कुल। वो उसके पीछे जोर से बोला तो जीने चढ़ते हरम ने सर झटका। सारंग बेचारे की दुहाई पर भला उसने पहले कभी कान धरे थे जो अब धरता।